अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हस्बे रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलते हैं नॉवेल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 7 की तरफ। नैना, ये सब क्या बकवास है? हाँ, असफी उसकी बातों से उलझन का शिकार होते वहाँ से उठ गया था, क्योंकि अब तक नैना उसे यही बताती आई थी कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन वो जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चला गया है। जब आएगा तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज देगा। लेकिन आज उसका रवैया और बातें तो कुछ और ही कहानी कह रही थी। हाँ, तो मैंने क्या गलत कहा है? इंसान जिसे चाहता है उसे पाने की तमन्ना हर हाल में करता है। अब अपनी ही मिसाल ले लो। तुम भी तो जानते थे कि मीनू तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो तो यूनिवर्सिटी से ही तुम्हारे दोस्त पे फिदा हो चुकी थी। लेकिन तुमने यहाँ बड़ों का मान नहीं रखा, बल्कि अपनी चाहत की तकमील के लिए ऐसी लड़की को भी कबूल कर लिया जो हकीकत में तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। नैना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मुंडेर के पास खड़े असफी को आज साफ साफ लफ्ज़ों में तौसी पेश की तो वो उसके बदलते रवैये और बातों पर खासा हैरान हुआ था। शट अप नैना, तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे काबिल नहीं है? मुझे नहीं मालूम तुम्हारी क्या इंटेंशंस हैं और तुम क्या सोचती और चाहती हो, लेकिन अगर मुझे लेकर तुम्हारे अंदर ज़रा भी खुशफहमी है तो उसे निकाल दो, क्योंकि मैं मीनू के अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। असफी उसकी तमाम तर बातें सुनने के बाद उसे शटअप कॉल देता उस पर भी हकीकत को वाज़ेह कर देना चाहता था कि अगर वो असफी को लेकर आंखों में कोई सपने सजाए हुए है तो उन्हें खुद ही अपनी आंखों से नोच डाले, क्योंकि वो उसे कोई ताबीर देने का ख्वाहा नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें लेकर मुझे कोई खुशफहमी होने लगी? मैं तो उसकी बात कर रही थी जिसे चाहती हूँ कि अगर वो परदेश से दूसरी शादी करके भी लौटा तो उससे शादी कर लूँगी, पीछे नहीं हटूंगी। बाकी सब बातें तो महज तुम्हें जांचने के लिए थी, सो ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। हम आज भी रोज़े अव्वल की तरह अच्छे कजन्स और दोस्त हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मीनू को चाहते हो, फिर भला ऐसी हमाकत क्यों करूँगी? तो नतीजा ये निकला कि तुम रामीन के लिए बिल्कुल खालिस जज्बात रखते हो। दुआगो हूँ कि खुदा तुम्हारी गर्ल के दिल को भी तुम्हारे लिए खालिस कर दे। चलती हूँ, खाना खा लेना। बात के दौरान नैना की आंखों के किनारे भीग चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह आज भी असफी से इन आंसुओं को छुपाने के लिए वो अपनी बात मुकम्मल करते ही वहां रुकी नहीं थी, बल्कि सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा गई। जबकि असफी सुकून का सांस लेता उसकी पुश्त को देख रहा था, वो नैना की आखिरी बात को ही सच समझ बैठा था। ये नहीं जानता था कि वो भी पल पल अंदर ही अंदर घुट घुट के उसके लिए मर रही है, लेकिन अपना दर्द कभी उसे कह ही नहीं पाई। आज भी कश्यप नहीं उसे उकसाया था। देखो नैना, तुम अब तक अपनी मोहब्बत को भाई की खुशी और मोहब्बत के लिए कुर्बान कर रही थी, लेकिन वो लड़की ना तो भाई को कोई खुशी दे सकी है और ना ही उन्हें उनकी मोहब्बत मिली है। तुम्हें भाई से सब सच सच कह देना चाहिए। हो सकता है ऐसे ही बहुत से लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। यानी तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी तो तुम भाई की जिंदगी को भी खुशियों और मोहब्बत से भर दोगी। फिर भाई मीनू को छोड़ देते हैं तो वो भी साइम को पाकर शायद दोनों ही खुश रह सकें। इस तरह ये चार लोग जो किस्मत के फैसले के आगे रंजीदा खाते हैं, शायद ऐसे ही सुख पा सकें। और अगर तुमने आज भी भाई से कुछ ना कहा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। वादा करो, आज तुम भाई से जरूर बात करोगी। कश्यप के लंबे चौड़े लेक्चर के बाद नैना ने हिम्मत मुश्तमक केयर करते हुए हामी तो भर ली थी, लेकिन जैसे ही उसने असफी पे अपने जज्बात आया करने की कोशिश की तो उसे लगा कि वो बहुत गलत कर रही है। एक तो वो शख्स अपने रिश्ते में अपनी बीवी के साथ मुखलिस है, दूसरा वो एक अच्छे दोस्त को खो देगी। जब भी वो पैतरा बदल गई और उसने सोच लिया था कि अब खामोश ही रहेगी। शायद इस शख्स का साथ उसकी किस्मत में ही नहीं है, इसलिए वो अब कभी भी उस पर ये बात आया नहीं करेगी, बल्कि पहले की तरह अपने जज्बात और मोहब्बत को सीने में दफन कर देगी। वो नीचे आई तो कश्यप को अपना मुंतज़िर पाया और फिर उसने कश्यप
पे भी वाजे कर दिया कि वो अस्फी और मीनू के बीच कभी नहीं आएगी। इसलिए कश्यप भी ये ख्याल दिल से निकाल दे। और फिर अपने कमरे में आते ही वो डोर लॉक करने के बाद बिस्तर पर गिरी और सिसकते हुए तमाम दर्द आंसुओं की सूरत बहा देना चाहती थी। अस्फी भी ट्रे ले नीचे आया और उसे किचन में रखकर अपने खाली कमरे में आ गया। रात भर उसके जहनो दिल में मीनू की यादों ने बसेरा किए रखा। यहाँ वो किसी के हिजर में जल रहा था तो दूसरी तरफ कोई उसके फिराक का टसा हुआ था। अगली सुबह शहाब साहब के साथ दोनों बच्चे भी नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। मीनू बेटा, साफ साफ बताओ, क्या अस्फी और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? शहबाज साहब ने मीनू को टटोलती निगाहों से देखते हुए सवाल दागा। अरे नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मीनू भी कसम मुस्काई थी। तो फिर क्या बात है बेटा? कल अस्फी तुम्हें गेट पे ही छोड़कर वापस चला गया, अंदर तक नहीं आया। फिर तुम कह रही थी कि वो वापसी पे आएगा और डिनर हमारे साथ करेगा, लेकिन शाम को वापसी पे भी नहीं आया। उसने हमारी जॉब को ठुकरा दिया, रिजाइन दे दिया है। फिर रात को मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरी कॉल तक रिसीव नहीं की और तुम कह रही हो कि कोई बात भी नहीं है। शहाब साहब की तमाम रात इन्हीं सोचों में गुजरी थी। ये उनकी आंखों से वाज़ेह था। लेकिन अब वो अपनी बेटी को कटहरे में खड़ा किए हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मीनू ने शादी के बाद साइम से रास्ता सवार ना कर लिया हो और कहीं अस्फी को ये सब पता चल गया हो तो उसे सख्त नागवार गुजरा हो। तभी वो मीनू को यहाँ छोड़ गया है। लेकिन मीनू तो कुछ भी जाहिर करने को तैयार नहीं थी। बाबा, आपको मीनू की शादी उससे करनी ही नहीं चाहिए थी। वो इस काबिल ही नहीं था। हमने थोड़ी इज्जत क्या दी, वो तो खुद को पता नहीं क्या समझने लगा है। अब इस मसले का एक ही हल है, आप जल्द से जल्द आप आंटी से कश्यप के रिश्ते की बात करें। अस्फी की बहन भी इस घर में होगी तो फिर देखता हूँ कैसे मेरी बहन को कुछ भी कहने की हिम्मत करेगा। आपके बालाज भी खामोश नहीं बैठा था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसकी बहन मासूम है और जो भी कसूर है अस्फी का है और मीनू उस पर पर्दा डाल रही है। जब भी वो दांत कचकचाते हुए शहाब साहब से कश्यप के रिश्ते की बाबत बात करने लगा कि उसे यकीन था उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मीनू, अगर तुम्हारी कोई गलती है तो मुझे यही बता दो बेटा, ताकि इसके बाद मैं अस्फी और आपदा से इस बारे में खुलकर बात कर सकूं। शहाब साहब ने बालाज की बात सुनने के बाद एक बार फिर आमीन से सवाल किया था। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि अस्फी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मीनू ने कतई तौर पर लाइल्मी जाहिर की तो शहाब साहब खामोशी से वहां से उठ गए। बालाज, मैं अस्फी की तरफ जा रहा हूँ। अब घर जाकर ही उससे बात करूंगा। तुम नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल जाना। शहाब साहब बेटे को हुक्म सादे करते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ा गए, जबकि बालाज ने बगौर रामीन की सिमत देखा था। मीनू मेरी जान, मुझे बताओ क्या बात है। मुझे यकीन है कि अस्फी तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम हम सब से ये छुपाने की कोशिश कर रही हो। देखो, ये सब तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि अपनी गुड़िया के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। बालाजी ने मेज पर रखे मीनू के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए रसान से कहा। भाई, वो गुज़िश्ता बातों को लेकर मुझ पर शक करते हैं और तो और मुझे कहते हैं घर के सारे काम करो, मुझे नौकरानी बना के रखना चाहते हैं, जबकि आप तो जानते हैं कि मैंने कभी घर का कोई काम भी तो नहीं किया था। लेकिन उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती चाय बनवाई, एग फ्राई करवाया, ये देखें मेरा हाथ तक जल गया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा मुझे ये सब नहीं करना आता, तो उन्होंने कहा फिर यहाँ क्या करने आई हो, अपने बाप के घर बैठो। मीनू अस्फी का मेहरबान चेहरा देख लेने के बाद भी उसके साथ रहने की ख्वाह नहीं थी, बल्कि किसी तरह उसे छुटकारा पाने की जस्तजू में थी। जब भी बालाज के हमदर्दाना रवैये को महसूस करते हुए वो शुरू हो चुकी थी। ये सब मन घड़त बातें उसने शहाब साहब के सामने इसलिए नहीं कही थी कि शायद वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहते थे, या फिर ये सब अस्फी या आपदा से ना पूछते थे। लेकिन यहाँ तो बालाज ने उसे यकीन दहानी करवाई थी कि तमाम बातें इन दोनों के दरमियान ही रहेंगी। तमाम बातें सुनने के बाद बालाज की तो रगें ही फूल गई थी। उसे सख्ती से जबड़ा भेजा था। उसकी इतनी जुर्रत कि वो इस हद तक चला गया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, उसकी बहन से ये तमाम बदले सूद समेत वसूल करूंगा, तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। बालाज नैपकिन से मुंह साफ करने के बाद उठा और गुस्से में लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। मीनू भी मुस्कुराते हुए जूस का गिलास लबों से लगा गई थी। एक हरीफ को तो बालाज भाई देख लेंगे,
मुझे दूसरे हरीफ के बारे में सोचना चाहिए कि उसका क्या करना है। वैसे अच्छा ही होगा बालाज भाई की शादी कश्यप से हो जाए तो। यूं असफी कभी भी मुझ पर अपना ख्वामखा का रोब नहीं झाड़ सकेगा। मीनू नाशे से सैर होने के बाद अब ये तमाम बातें सोचते हुए अंदर भी सुकून उतरता महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी अंदर कहीं बेसुकूनी और इस बात की फिक्र सर उठाए हुए थी कि कहीं असफी बाबा से ना पूछ कुछ कह दे। मुझे असफी को कॉल करनी चाहिए। मीनू ने नाशे की मेज से उठते ही अपने कमरे का रुख किया था और अब सुकून से टांग पर टांग चढ़ाए बेड पर बैठी वह असफी को कॉल कर रही थी। हेलो, कैसी हैं? असफी को पहले तो स्क्रीन पे मीनू का नाम देखकर हैरत हुई, लेकिन कॉल रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ से खामोशी पाकर उसने खुद ही गुफ्तगू में पहल कर डाली। ठीक हूँ, और आप? रामीन ने बेदिली से पूछा। कैसा हो सकता हूँ? असफी की बात पर दूसरी तरफ कुछ देर तक मुकम्मल तौर पे खामोशी छाई रही। कैसे याद किया? असफी ने फिर से दोनों में हायल खामोशी को तोड़ा था। बाबा आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। मैंने तो कुछ नहीं बताया। शायद अब आपको कुरे दें कि आप कुछ बता सकें। मीनू ने इस बार कदरे झिझकते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। ओहो, तो आपने इसलिए कॉल की है। बेफिक्र हैं, आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। असफी ने अपनी बात कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ मीनू को उसका एटीट्यूड जरा नहीं भाया था, लेकिन ये इत्मीनान काफी था कि वह बाबा से कुछ नहीं कहेगा। शहाब साहब असफी के घर पहुंचे तो वो लोग नाश्ते से फारिग हो चुके थे। आबदा बेटी के साथ घर के कामों में मसरूफ थी, जबकि असफी अपने रूम में ही था जब उसे कश्यप बुलाने आई थी कि शहाब अंकल आए हैं और आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। असफी ने कश्यप को जवाब दिया और खुद भी उसके पीछे लाउंज में चला आया, जहाँ शहाब साहब आबदा से बातों में मशगूल थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? असफी उनसे पहले की तरह गर्मजोशी से ही मिला था। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पर खुरदार, तुम क्या करते फिर रहे हो? शहाब साहब ने वापस बैठते हुए असफी की खबर ली थी। मैं समझा नहीं अंकल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? असफी ने मुस्कुराते हुए नासमझी का मुजाहरा करते हुए उनकी जानिब देखा। वो भी अब उनके रूबरू सोफे पर बैठ चुका था। बेटा, तुम कल मीनू को घर पे ही छोड़कर चले गए, जैसे किसी पराये का घर हो। मैं समझता हूँ, जिस तरह वो रामीन और बालाज का घर है, इसी तरह तुम्हारा भी घर है। मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम अंदर आए बिना, हमसे मिले बिना गेट से ही वापस चले गए। फिर जॉब से रिजाइन करना, इसकी वजह जान सकता हूँ? अगर मीनू की तरफ से कोई बात है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, लेकिन बगैर कुछ बताए तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब खुल के बताओ, क्या बात है? शहाब साहब ने तमाम गिले शिकवों के बाद असफी को टटोलती निगाहों से देखा। क्यों, आपकी बेटी ने आपको कुछ नहीं बताया? तमाम बातों के जवाब में असफी ने भी एक ही सवाल दागा, जिस पर शहाब साहब समेत अबाबदा की निगाहें भी उसी पे लगी हुई थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या असफी सच्चाई को उगल देगा? आप क्या कहते हैं कि उसे शहाब साहब को सब सच सच बता देना चाहिए या नहीं? तो हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।